ठीक है, देखे थे सब फेजर वाला। हाँ सर। वही ठीक है, मतलब फेज क्या होता है, फेज एंगल किसको कहते हैं, बस वही सब चीज जानना था। तो लास्ट क्लास हम लोग एसी में देखे थे कि अगर हम कोई भी ऐसी सर्किट यूज करते हैं तो उसमें जो करंट होता है या फिर पोटेंशियल होता है वो पीरियोडिक होता है, टाइम के साथ साथ चेंज होते रहता है, यानी कि डायरेक्शन उसका चेंज होते रहता है, प्लस माइनस ऐसा होते रहेगा। तो उसमें हम लोगों ने एक्सप्लेन करने के लिए, उसको डीसी से कंपेयर करने के लिए दो चीज पढ़े, एक तो एवरेज वैल्यू और एक आरएमएस वैल्यू। एवरेज वैल्यू हम लोगों ने उस करंट को बोला कि अगर हम एसी की जगह पे कोई डीसी सोर्स यूज कर रहे होते हैं तो कितने करंट में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज किसी भी एरिया से पास हुआ है, उसको एवरेज बोल दिए। और आरएमएस बोल रहे हैं कि उस एसी की जगह पे कितना डीसी सोर्स या एचडी करंट हम पास करे होते कि सेम अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हुआ होता, उसको हम आरएमएस वैल्यू बोल दिए। और उसका फॉर्मूला हम लोग देखे थे। और याद रखना है साइनोसोडल वाले के लिए आई एवरेज जो आ रहा था हमारा, आ रहा था 2I0/पाई एंड आई आर एम एस आ रहा था I0/√2। इस चीज को याद रखना है। बाकी अगर किसी फंक्शन के लिए दिया रहेगा तो हम उस जनरल मेथड से जो सॉल्व कर रहे थे इंटीग्रेट करके फाइंड कर सकते हैं किसी भी टाइम इंटरवल के लिए। तो आगे अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स कनेक्टेड विथ एसी सोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स यानी कि जनरली हम लोग थ्री टाइप्स के कंपोनेंट्स अब तक पढ़े हैं, तो वही तीन यूज करेंगे। कौन कौन से, एक मिनट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हम लोग अगर देख रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स कनेक्टेड विथ एसी सोर्स। तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हम लोग मेनली तीन तरह के पढ़े हैं, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर। ठीक है, तो ये हम लोग आर सी एंड एल तीन चीज अभी तक देखे हैं, तो ये तीन चीज हम लोग अभी यूज करेंगे, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर। तो एक एक करके हम ये तीनों चीजों को, यानी ये तीन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को एसी से कनेक्ट करके देखेंगे कैसे क्या इफेक्ट होता है। तो सिंपल से शुरू करते हैं। फर्स्ट आर अक्रॉस एसी। आर बोले तो आर है, अगर रेजिस्टेंस को एसी के क्रॉस जोड़ते हैं तो क्या होगा, रेजिस्टेंस क्रॉस एसी, एसी सोर्स के क्रॉस रेजिस्टेंस जोड़ना है। ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। एसी सोर्स को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम बोल रहे हैं कि है ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये रेजिस्टेंस आर है, तो इसमें से करंट बह रहा होगा आई। आई इक्वल टू लिखते हैं हम लोग ई बाई आर। तो आई अगर हम लिखेंगे तो आएगा हमारा ई बाई आर, दैट विल बी इक्वल टू ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। ठीक है, इस चीज को लिख सकते हैं हम लोग आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये चीज आया हमारा करंट, यानी कि इसमें से अगर करंट पूछा जाए तो ये करंट बह रहा होगा। ठीक है, अभी करंट है तो हीट पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए हम लोग बता सकते हैं, ये स्क्वायर आर जो भी हम लोग को मेन है किसमें से अगर देख रहे हैं तो फेजेज ये सब देखना पड़ता है कि करंट और इसमें क्या डिफरेंस है क्या नहीं। तो यहाँ पे हम सिंपली जो है फेज बनाने का तरीका बता रहे हैं।
उसको फिर हम लोग देखेंगे। जैसे दोनों साइनोसॉइडल फंक्शन है और हम इनिशियल कोई भी फेज एंगल नहीं है, t इक्वल टू 0 पे एंगल 0 है, तो हम बोलेंगे कि ऐसा 0 से ही जा रहा होगा। एक बोल दे रहे हैं करंट 0 तो ईएमएफ भी 0, ऐसा ही जा रहा होगा। यानी कि ये बोल रहे हैं हम ईएमएफ के लिए, बैटरी के लिए, और ये बोल रहे हैं करंट के लिए। ईएमएफ यानी कि सोर्स के लिए, करंट के लिए। तो किसी टाइम पे देख रहे हैं कि सब, अगर करंट 0 है तो बैटरी 0 है, मैक्सिमम है तो ये भी मैक्सिमम है, 0 है तो 0 है, ऐसा माइनस डायरेक्शन में मैक्सिमम है तो ये भी मैक्सिमम है, 0 है तो 0 है, यानी कि दोनों साथ साथ वेरी कर रहा है। ठीक है, तो साथ साथ वेरी कर रहा है, तो इसी चीज को हम फेजर डायग्राम में हम ड्रॉ करके, फेजर डायग्राम में हम लोग ड्रॉ करके इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सर ये तो ईएमएफ का एम्पलीट्यूड ज़्यादा क्यों है? लेट मान लिए हैं ई नॉट अच्छा। बाई आर है, आर 1 से अगर ज्यादा है तो ई नॉट बाई आर आई नॉट क्या होगा, कम होगा। बात समझ में, आर का अगर वैल्यू 1 से कम रखेंगे तो आई नॉट ज्यादा हो जाएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि करंट ही नीचे रहे ऊपर रहे। ठीक है, यहाँ आर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है सर। ठीक है, ओके नॉट, और यहाँ पे ये वाला वैल्यू ही तो एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमको फेजर दिखाना है तो हमेशा कभी भी किसी भी केस में यहाँ से हम लोग देखेंगे करंट को हमेशा इधर की तरफ रिप्रेजेंट करो। ठीक है, आई को हम इधर की तरफ रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों में कितना फेज एंगल का डिफरेंस है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ भी ओमेगा टी है, यहाँ भी ओमेगा टी है। अगर फेज डिफरेंस निकालें, दोनों के एंगल का फेज का डिफरेंस निकालें तो हमको 0 दिख रहा है। तो यहाँ पर हम फेज डिफरेंस निकालें तो ये ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी मिलेगा, जो कि 0 मिलेगा। 0 है यानी कि सब सेम फेज में है, करंट भी और ईएमएफ भी। यानी कि यहाँ से हमको दिख रहा है कि करंट एंड पोटेंशियल आर इन सेम फेज। इसको बोलेंगे कि वो सेम फेज में है, सेम तरीके से वेरी कर रहा होगा। मिनिमम हो रहा होगा तो साथ साथ मैक्सिमम हो रहा होगा तो साथ साथ, हम साथ साथ है, ऐसा चल रहा है। यानी कि अगर हम ऐसा कोऑर्डिनेट बनाते हैं, आई को हम इधर रिप्रेजेंट करें हैं, सेम फेज में है तो पोटेंशियल को भी हम इधर ही रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि फेजर है वेक्टर फॉर्म। ठीक है, ये वेक्टर की तरह हम ट्रीट कर रहे हैं। आई दोनों स्केलर क्वांटिटी है लेकिन हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करके देख रहे हैं। तो यहाँ दिख रहा है कि आई और ई में दोनों में फेज डिफरेंस, यानी कि दोनों का वेक्टर के बीच का एंगल 0 है। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल अगर 0 है यानी कि दोनों सेम फेज में दिख रहे हैं। यहाँ से हमको दिख रहा है एंगल बिटवीन बोथ आई एंड ई इज 0। ठीक है, 0 है यानी कि वही फेज डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंटेशन से हमारे जो सवाल होंगे वो बहुत आसानी से सॉल्व होंगे। तो ये चीज याद रखना है कि अगर आर आर रेजिस्टेंस से क्रॉस एसी लगाते हैं तो जो पोटेंशियल होता है और करंट होता है वो सेम फेज में होता है, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। एक एग्जांपल इसी में बता रहे हैं। ठीक है, इफ कि आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 है। ठीक है, पाई बाई 4 है तो ऑफ कोर्स ई भी ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 ही होगा, क्योंकि दोनों सेम रिलेटेड है। तो यहाँ पे दिख रहा है टी इक्वल टू पाई बाई 4 है, पाई बाई 4 है, तो माइनस लिखते हैं। ठीक है, चलिए हम देखेंगे शिफ्टिंग की वजह से, हम थोड़ा सा रुक जाओ 1 मिनट। अगर हम लोग यहाँ पे देखें
कि अगर हम माइनस लेंगे तो उसका जो शिफ्टिंग होगा, हम लोग तो ऐसे देखते थे कि राइट साइड और लेफ्ट साइड शिफ्ट होता था, यहाँ पे अगर माइनस रखेंगे या फिर प्लस रखेंगे तो टी इक्वल टू 0 कहेंगे तो साइन ऑफ माइनस थीटा है, तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसलिए इसमें प्लस ही रखते हैं, समझने के लिए आसान रहे। ठीक है, इनिशियल फेज अगर हम टी इक्वल टू 0 पे देख रहे हैं तो पाई बाई 4 है, तो यहाँ से एंगल पाई बाई 4 होगा, और इस लाइन के अक्रॉस ऐसा करंट भी होगा और ईएमएफ ई भी होगा। ठीक है, यानी कि आई और ई में अगर हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दोनों सेम डायरेक्शन में आएगा और उसको बोलेंगे ऐसा है। मोस्टली केस में सिर्फ हमको ओमेगा टी दिया रहता है, तो हम लोग उस केस में हमेशा इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग ही करंट रखेंगे और उससे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों के बीच में एंगल अभी भी देखे तो 0 ही दिख रहा है। ठीक है, वैसे ही सेकेंड अब देख रहे हैं, कैपेसिटर अक्रॉस एसी सोर्स। ठीक है, एसी में कैपेसिटर लगा रहे हैं। ठीक है, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, इसमें से कुछ करंट यानी कि चार्ज फ्लो कर रहा होगा, मान लेते हैं इस पे चार्ज प्लस क्यू, इस पे चार्ज माइनस क्यू आएगा सी। तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल भी लिखेंगे वो लिखेंगे क्यू बाई सी। सर हाँ सर एसी में तो डायरेक्शन चेंज होता रहता है ना करंट का। हाँ, तो जैसे अगर जा रहा है तो फर्स्ट हाफ में एक तरफ तो प्लस आया होगा ना, कुछ तो आया होगा। कैपेसिटर अगर जोड़ रहे हैं तो उस पे चार्ज आया होगा, कुछ भी कैसे भी, तो हम ऐसा मान ले रहे हैं। किसी भी टाइम टी पे, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि टाइम वेरिएबल है, किसी भी समय पे ऐसा कुछ हुआ होगा। हाँ सर। बात समझ आ रहे हैं, किसी भी एक टाइम का बात कर रहे हैं। अभी ये जो है ई नॉट साइन ओमेगा टी है, चार्ज कितना आया होगा, तो हम अगर देखेंगे तो ये चार्ज Q इक्वल टू क्या मिलेगा, E इंटू सी इंटू वी होता है, इंटू सी लिख सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है, जो बैटरी का पोटेंशियल होगा वही कैपेसिटर का पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, सी ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ये तो चार्ज है, हमको करंट चाहिए कि अगर इसमें हम Q की जगह पे I लिखे होते तो वो कैसा है, तो I के लिए लिखेंगे डी क्यू बाई डी टी। इसको लिखेंगे तो दिख रहा है हमको सी एप्सिलॉन नॉट ओमेगा, एप्सिलॉन नॉट कहाँ से, ई नॉट ओमेगा साइन का हो जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, अब इसको I है तो I में बदलने के लिए इसको C बाई 1 बाई ई नॉट ओमेगा लिख सकते हैं। ठीक है, इसको कॉस ऑफ ओमेगा टी इक्वल टू आई, ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग देखते हैं कि, अच्छा उल्टा लिख दिए, ऐसा ई नॉट बाई आर होता है, वी बाई आर होता है, तो करंट होता है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज को लिखते हैं आई इक्वल टू एक्स सी कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ एक्स सी क्या है, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, ये कितना है, तो 1 बाई ओमेगा सी। ठीक है, एक्स सी है 1 बाई ओमेगा सी, ओम ही इसका यूनिट आएगा। ठीक है, इस चीज को याद रखें, इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1 बाई ओमेगा सी, यानी कि ई नॉट बाई एक्स सी को अब आई नॉट बोल सकते हैं, यानी कि आई नॉट अगर लिखना होगा तो ई नॉट बाई एक्स। ठीक है, अब हमको फेज देखना है, तो हियर E इक्वल टू है ई नॉट साइन ओमेगा टी,
और आई जो है वो है आई नॉट कॉस ओमेगा टी। अगर हमको फेज एंगल देखना होता है तो दोनों को सेम में कन्वर्ट करना पड़ता है, साइन है ऊपर तो नीचे को भी साइन करना पड़ेगा। तो साइन करेंगे तो कैसा होगा, तो हम जब भी कन्वर्ट करते हैं तो साइन लिखेंगे तो यहाँ पे ओमेगा टी ही रहेगा, यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी करके हम लोग लिखते हैं। तो कॉस ऑफ ओमेगा टी यानी कि साइन प्लस पाई बाई टू अगर लिखेंगे तो ये चीज आएगा, ध्यान से देखो, साइन ओमेगा टी यानी पाई बाई टू प्लस थीटा इसकल टू कॉस थीटा होता है। तो वही चीज यूज किए हैं, पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी हम नहीं लिखे हैं, इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि कभी भी अगर कन्वर्जन हम लोग फेज में देखते हैं, यहाँ पे जब कॉस को साइन में कन्वर्ट करेंगे तो ये एंगल पहले रहना चाहिए, इसमें जोड़ घटाव कुछ भी करना होता है, ठीक है, कंपेयर करने के लिए। अब यहाँ पे हम फेज डिफरेंस देख रहे हैं, फेज डिफरेंस, ठीक है। तो फेज डिफरेंस में हमको डेल्टा फाइव दिख रहा है कि ये पाई बाई टू आ रहा है, दोनों एंगल को हम सब्ट्रैक्ट कर दिए, इसको और इसको, पाई बाई टू आ रहा है। और जो करंट है वो पाई बाई टू से आगे चल रहा है, ठीक है। करंट का जो एंगल है वो पोटेंशियल के एंगल से पाई बाई टू आगे है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे करंट लीड्स पोटेंशियल बाई पाई बाई टू, ठीक है। करंट लीड कर रहा है यानी करंट आगे है, दोनों एंगल को देख लो, करंट का एंगल जो है वो पाई बाई टू से आगे है, तो बोलेंगे करंट लीड्स पोटेंशियल बाई पाई बाई टू। या फिर इसी चीज को बोल सकते हैं पोटेंशियल लैग्स करंट बाई पाई बाई टू, ठीक है। यानी कि या तो हम बोलेंगे कि करंट लीड कर रहा है या फिर पोटेंशियल लैग कर रहा है बिहाइंड। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो हम बोले कि हॉरिजेंटली करंट रिप्रेजेंट कर देना, ये हो गया करंट। अब करंट इधर है तो इससे पीछे पर रिप्रेजेंट करना है, तो पीछे जाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, तो इधर हम जाएंगे पाई बाई टू से और रिप्रेजेंट करेंगे इधर ऐसा। सर ये ये तो क्लॉक हो गया ना। हम क्लॉकवाइज ही बोले, एंटी गलती से बोले थे। ये आई है, ये अगर हम इधर पीछे की तरफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज इधर देखेंगे, ठीक है। क्योंकि जो भी हमको एंगल मेजर करना होता है हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं कन्वेंशन में, इसलिए बैक है यानी कि पीछे की तरफ ऐसे। तो वही अगर कोई इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दे तो करंट इधर होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग इस चीज को ही फॉलो करेंगे, करंट को हर केस में हॉरिजेंटल रखेंगे, कुछ एंगल इनिशियल होगा तो हॉरिजेंटल से इनिशियल ऊपर नीचे जो भी करना होगा करेंगे, लेकिन ऐसा ही रखेंगे। लास्ट में हमको वेक्टर सम करना है, दो चीज दिख रहा है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री दिख रहा है, ठीक है। फिलहाल एक कंपोनेंट है तो इसमें सिर्फ देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ से भी हमको देख के लग रहा है कि करंट जो है पाई बाई टू से लीड कर रहा है या फिर पोटेंशियल जो है पाई बाई टू से लैग कर रहा है, दोनों से कोई बात बोल, ठीक है। थर्ड, इंडक्टर अक्रॉस एसी सोर्स, ठीक है। अगर इंडक्टर को एसी सोर्स के क्रॉस रखेंगे तो क्या होगा, ये हमारा इंडक्टर हो गया, ये एसी सोर्स हो गया, इसको इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी ही ले रहे हैं। मान लेते हैं करंट आई कुछ फ्लो किया होगा, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे तो एल डी आई बाई डी टी लिखेंगे, ये लिखते हैं, ठीक है। और ये एल डी आई और कहीं कुछ है नहीं, तो हियर हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये जो एल डी आई बाई डी टी होगा वो किसके बराबर होगा, बताओ। या तो डायरेक्टली बोल सकते हो या फिर लूप में केवीएल से घूम लो, घूम के बताओ क्या होगा।
जो ये बैटरी का पोटेंशियल है वही होगा साइन ओमेगा टी। या फिर इधर से इधर जाते तो बोलते ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से ये चीज लिख सकते हैं। हमको मेन है करंट फाइंड करना, तो करंट कैसे फाइंड करेंगे, तो ये हमको कुछ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी इंटीग्रेट कर देंगे 0 से आई तक, 0 से टी तक। इधर तो हमको मिल जाएगा आई, इधर मिलेगा ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी को इंटीग्रेशन कॉस ओमेगा टी मिलेगा और डिवाइडेड बाई ओमेगा 0 से टी। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ई नॉट बाई ओमेगा एल माइनस साइन ओमेगा टी आ रहा है, इसको माइनस कॉस ओमेगा टी आ रहा है। ठीक है, प्लस इधर जो भी आएगा सी बाई एल आ जाएगा, कुछ भी आएगा उधर का हम नहीं ले रहे हैं, कोई भी कांस्टेंट जो भी है कांस्टेंट लिख के लो। टी इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो प्लस ई नॉट बाई एल ओमेगा। ठीक है, इससे हमको कोई मतलब है नहीं, यहाँ पे हमको ये चीज मिल रहा है, तो ये हमको मिल जाएगा कितना, माइनस में है। ठीक है, तो माइनस में है तो ई नॉट बाई ओमेगा एल, यहीं पे इतना ही रहने देते हैं। इसका कंपेरिजन करना है पहले, तो फॉर कंपेरिजन आई इक्वल टू आई नॉट माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस सी, कुछ भी है तो इसको हम हटा रहे हैं, ये चीज आ रहा है। तो यहाँ से अगर हम आई नॉट देखें, यहाँ पे आई नॉट अगर लिख रहे हैं तो लिखेंगे ई नॉट बाई ओमेगा है, यानी कि ई नॉट बाई, इसको एक्सएल बोलते हैं और यहाँ पे एक्सएल क्या बोलते हैं, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस। यानी कि अगर हम किसी भी कैपेसिटर को एसी सोर्स के क्रॉस कनेक्ट करते हैं या एसी सोर्स के क्रॉस कनेक्ट करते हैं तो दोनों ही रेजिस्ट करता है। ठीक है, दोनों ही रेजिस्ट करेगा, लेकिन हम लोग जब डीसी सोर्स के क्रॉस करते थे तो कैपेसिटर और इंडक्टेंस का रेजिस्टेंस 0 मानते थे। ठीक है, तो यहाँ चीज कर, लेकिन ये दोनों चीज जो है रेजिस्ट करेगा, तो वही इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट कर। यहाँ पे अगर हम एक्सेल का बात करें तो एक्सेल हमको मिल रहा है ओमेगा टू एल, यानी कि फ्रीक्वेंसी, कितना फ्रीक्वेंसी हम यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड कर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स पे डिपेंड कर रहा है। नाउ हियर E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, आई इक्वल टू आ रहा है माइनस आई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी, यानी कि इसको साइन के फॉर्म में करना पड़ेगा। तो साइन के फॉर्म में करेंगे तो लिखेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी को ओमेगा टी रखना है, माइनस को भी हटाना है तो माइनस पाई बाई टू। ठीक है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू करेंगे तो ये अपने आप माइनस कॉस पाई बाई टू आ जाएगा। ठीक है, कंपेयर करने के लिए यहाँ से देखें तो यहाँ पे अगर हम फेज डिफरेंस देख रहे हैं, फेज डिफरेंस डेल्टा फाई को बोल रहे हैं, तो ये हमको क्या मिल रहा है, फिर से पाई बाई टू मिल रहा है। पाई बाई टू तो मिल रहा है, लेकिन इस बार करंट जो है लैग कर रहा है, करंट दिख रहा है कि एंगल पाई बाई टू से कम है, लैग्स ईएमएफ या पोटेंशियल बाई पाई बाई टू। पोटेंशियल के टर्म में बोलेंगे तो बोलेंगे पोटेंशियल लीड्स करंट बाई पाई बाई टू, और पोटेंशियल
लीड्स करंट बाई पाई बाई 2, पोटेंशियल जो होगा पाई बाई 2 से लीड करता हो। ठीक है, इसको भी अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में करंट को रिप्रेजेंट करेंगे। करंट देख लिए, अब ये पीछे है पाई बाई 2, तो हम लोग जब पोटेंशियल इससे आगे है तो आगे है तो हम इधर जाएंगे कितना, पाई बाई 2 पे, तो हमको दिख रहा है कि जो ईएमएफ जो आएगा इधर की तरफ। ठीक है, तो फेज में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो आई को हर केस में हॉरिजॉन्टल रख रहे हैं। ठीक है, अगर इनिशियली कुछ एंगल देगा तो इनिशियली हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रहे, यहाँ जब माइनस है तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, प्लस था तो क्लॉकवाइज आए थे। तो यहाँ ऊपर एक जगह यूज करे तो उस चीज को, यही कन्वेंशन यहाँ भी यूज कर ले रहे हैं। कहाँ गया, ठीक है, इस चीज को माइनस ही कर दे रहे हैं। ठीक है, माइनस है तो एंटी क्लॉकवाइज, प्लस रहेगा तो क्लॉकवाइज, हॉरिजॉन्टल से घूम लेंगे। कि फॉर्मेट को हर जगह कहीं भी दिया रहेगा, कैसा भी फॉर्म में दिया रहेगा, हम लोग इस फॉर्मेट में लाके ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बाकी कुछ भी लिखा हुआ रहे, आराम से ये फिगर बनाना है, क्वेश्चन आसानी से दिखेगा, इसके बाद वेक्टर दिखेगा, वेक्टर सॉल्व करने आता है। ठीक है, तो ये था हमारा आर एल सी सर्किट, यानी आर अलग, एल अलग, सी अलग, एसी सोर्स। अब कंबाइंड करके देखते हैं क्या होता है। तो फोर्थ आर सी along AC सोर्स। ठीक है, आरसी यानी कि रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर। ठीक है, अच्छा एक चीज इससे पहले ही बता देते हैं, छोटा सा एक पॉइंट है, छूट जाएगा नहीं तो। जैसे ऊपर हम लोगों ने, अगर हम फ्रीक्वेंसी के साथ साथ रेजिस्टेंस आर, एक्स सी या एक्स एल देखें तो आर जो है इंडिपेंडेंट है, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है। तो आर जो लाइन जाएगा ऐसे जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। एक्सी जो होता है 1/ओमेगा सी होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा है, तो इसका जो कर्व जाएगा ऐसा जाएगा। ये जो है एक्सी का है, एक्सएल। ठीक है, एक्सएल का बात करें तो एक्सएल है ओमेगा इंटू एल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सी, ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर है तो हम लोग देखते हैं कि जब भी कोई भी कर्व डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सएल के, यानी कि ओमेगा के साथ साथ, यानी कि जो हम सोर्स यूज कर रहे हैं उसका कितना फ्रीक्वेंसी हम यूज कर रहे हैं, कितना फ्रीक्वेंसी है, उसके साथ साथ यानी कि ओमेगा के साथ साथ कैसे वेरी कर रहा है वो चीज हम लोग देख रहे हैं। तो अगर हाई फ्रीक्वेंसी हो, फॉर हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए दिख रहा है कि एक्सएल जो हो जाएगा लार्ज हो जा रहा है, इनफाइनाइट करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, एक्सी जो है वो टेंड्स टू 0 है। ठीक है, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाते जाएंगे तो एक्सी रेजिस्टेंस ऑफ जो कैपेसिटर हो रहा है, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोल रहे हैं जिसको, वो घटता हुआ 0 आ जा रहा है, लेकिन इंडक्टर जो होगा वो रेजिस्टेंस बढ़ाता चला जाएगा। तो छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देख रहे हैं आरसी सर्किट। फोर्थ
अक्रॉस एसी सोर्स के अक्रॉस। ठीक है, कोई भी एसी सोर्स है तो उसके अक्रॉस अगर आरसी रहा तो क्या होगा। फिर से वही काम हम लोग को करना है, ऐसा है EMF E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, ये आर है, ये कैपेसिटेंस सी। एट एनी टाइम, किसी टाइम पे इसमें करंट आई बह रहा है, इस पे चार्ज कुछ प्लस क्यू होगा, इस पे माइनस क्यू होगा। अगर हम लूप में घूमते हैं, ठीक है, यानी केवीएल यूज करते हैं, तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू केवीएल माइनस आई आर, कैपेसिटर कह लो हायर से लोअर जा रहा है तो माइनस क्यू बाई सी, फिर यहाँ से प्लस ई नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल टू 0। यही हमको इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, यानी कि अगर हम आरसी सर्किट है, किसी टाइम टी पे ऐसा अगर दिख रहा है तो ये हमको इक्वेशन मिलेगा। थोड़ा सा इसको मेहनत करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा आई के वैल्यू के लिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम जानते हैं कि Q को di/dt पुट कर सकते हैं। तो Q को di/dt पुट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम ऐसा, इन सब को उधर लेते जाते हैं तो ई नॉट या फिर इधर ही रखते हैं, तो हो जाएगा आई आर माइनस प्लस हो जाएगा 1/c di/dt dq/dt को ना लिखते हैं, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं। आई सॉल्व करना है, क्यू है तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस di/dt, आर तो कांस्टेंट है, माइनस 1/c dq/dt प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी इक्वल टू 0। ठीक है, इससे फायदा क्या हुआ, तो यहाँ पे माइनस हटा, इससे मिल रहा है कि di/dt प्लस 1/RC इंटू आई इक्वल टू सी ई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये चीज हो जा रहा है। तो इसको अब सॉल्व करेंगे, मैथ्स तुम लोग का कुछ ज्यादा ही लग रहा है। ठीक है, छोड़ो मैथ्स, तुम लोग को क्या करना है, इसमें डायरेक्टली लिख रहे हैं क्या सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे काम का नहीं है। ठीक है, इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ से हम लिख लेंगे ऐसा di/dt छोड़ दो, नहीं जरूरत नहीं है। ठीक है, इंटीग्रेट करो, ठीक है, वो बताया क्योंकि इसमें जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए तो थोड़ा हायर ऑर्डर का हो जाएगा, हम तुम लोग पढ़े भी नहीं तो उस चीज को हम छोड़ दे रहे हैं, डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं। तो इसको सॉल्व करके जो आई का वैल्यू आएगा हमको, वो आता है आई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, साइन में लिख रहे हैं साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है, इसका मैं इंटीग्रेट सॉल्यूशन नहीं बता रहे, क्योंकि वो जो इंटीग्रेशन आ रहा है वो थोड़ा खतरनाक टाइप का है। ठीक है, ई नॉट है
आइलेट फॉर्म यूज करना पड़ेगा और तुम लोगों सब चीज नहीं पढ़े हो तो ऊपर ऊपर जाएगा, इसलिए जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ हमारा आएगा। अब हम ये इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज हम बता रहे हैं। ठीक है, इसमें से आई नॉट और ये ओमेगा फाई ये सब कैसे फाइंड करेंगे। तो हमारे पास मेथड टू फाइंड आई, ठीक है। ऊपर वाला जो यूज किए हैं हम मैथ्स वाला है। अगर तुम लोग मैथ्स से होते तो हम सॉल्व करा देते, लेकिन तुम लोग बायो से हो, मैथ्स नहीं पढ़े हो, इसलिए हम वो चीज यूज नहीं कर रहे। डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, E इक्वल टू है ई नॉट साइन ओमेगा टी। आई जो आएगा हमारा ऐसा कुछ आएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक, हम क्या करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, करेंट को हम इधर ही पुट करेंगे। ठीक है, करंट को हम इधर ही पुट करेंगे। उसके बाद हम बैटरी का ईएमएफ इसके ईएमएफ में कंपेयर करेंगे। यहाँ पे अगर इसके क्रॉस कुछ वी आर आया होगा, इसके क्रॉस कुछ वी सी आया होगा, ठीक है, उसको कंपेयर करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि आई आर क्या है, तो इधर की तरफ ही होगा हमारा वी सी, और वी सी ये 90 डिग्री से करंट से लैग करता है, तो वी सी इधर आ जाएगा। वी आर क्या है, पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर, और वी नॉट वी सी क्या है, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक है, और इसी चीज को यूज करते हुए हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कैसे, तो यहाँ पे वी आर अगर लिख रहे हैं आई है, तो वी आर कितना होगा और वी आई कितना होगा। तो अगर हम वी आर का वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आई इंटू आर, और वी सी का वैल्यू अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, एक्स इंटू आर। ठीक है, ये चीज हम लोग लिखेंगे। इधर वी आर है, तो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, ये देखो ध्यान से। तो हमको क्या दिख रहा है कि जिधर करंट है आर इधर ही है, वी आर जिधर उधर ही आर, और वी सी जिधर उधर ही एक्स सी। एक्स आर पता है, एक्स सी हम निकाल सकते हैं 1/ओमेगा सी से। ठीक है, तो अब हमको ये दोनों को वेक्टर की तरह ट्रीट करना है। तो दो वेक्टर दिख रहा है, इन दोनों का सॉल्यूशन अगर फाइंड करेंगे तो इधर कहीं आएगा, ये हमारा आएगा इक्विवेलेंट ऑफ आर एंड एक्स सी। ठीक है, आर और एक्स सी का ये इक्विवेलेंट आएगा। हम बोले जो पहले बोले हैं उसी चीज को हम एक बार ध्यान से फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना है। हमारा कुछ इस फॉर्म में करंट का सॉल्यूशन आना चाहिए। ठीक है, वो इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, मिल जाएगा। लेकिन हम इंटीग्रेशन से नहीं जा रहे हैं, तो हम अपने फेजर डायग्राम से जाएंगे, क्योंकि यही आसान है हमारे लिए। क्या करेंगे, ये E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, वी आर पोटेंशियल क्रॉस रेजिस्टेंस देख रहे हैं ये, तो हम वी आर को लिखेंगे तो उससे करेंट इंटू आर, इसका एक्स सी अच्छा इंटू आई, ये लिखेंगे। अब यहाँ आर और एक्स सी, वी आर जिधर है उधर ही आर होगा, एक्स सी जिधर है उधर ही ये होगा। ठीक है, तो इस चीज से हम आर को देखें तो पोटेंशियल ऑफ रेजिस्टर जो होता है सेम डायरेक्शन होता है करंट का, करंट को हम हॉरिजॉन्टल मान लिए, उधर आर लिख दिए। एक्सी को पाई/2 से पीछे होता है, तो पाई/2 से पीछे कर दिए। इन दोनों का ये इक्विवेलेंट आएगा, और ये एंगल कुछ फाई आएगा। ठीक है, तो ये दो रेजिस्टेंस से 90 डिग्री पे है, तो हम इक्विवेलेंट अगर फाइंड करेंगे, ठीक है, यहाँ पे अगर हम दोनों के लिए जो इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे तो उसको हम बोल जेड आर सी हम बोल रहे हैं कि जेड बोल रहे हैं इन दोनों का इक्विवेलेंट जो हमने फाइंड करा है उस चीज को। ठीक है, आरसी सर्किट का जो रिएक्टेंस है ये चीज को बोल रहे हैं जेड आर सी। तो ये दिख रहा है कि दो वेक्टर है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, r² प्लस एक्स सी का स्क्वायर अंडर रूट
आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा c का फाई अगर लिखना होगा तो tan ऑफ फाई हमको दिखता है कि परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है, तो एक्सी और बेस है आर, यानी कि हम लिख सकते हैं 1/ओमेगा c इंटू आर। ठीक है, तो यहाँ से हमको फाई मिल जाएगा, फाई इजकल टू tan इनवर्स एक्सी बाई। ठीक है, तो अगर हमको फाई मिल गया, ये हमको मिल गया, सर उसको जेड तो बोल रहे हैं क्या? जेड आर हाँ सी। जेड, हाँ जेड आर सी। ठीक है, रिएक्टेंस को जेड से रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं। सर वो इक्विवेलेंट रिएक्टेंस है। हाँ, यानी कि अगर दोनों को कंबाइन करेंगे तो कितना टोटल रेजिस्टेंस लग रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ रेजिस्टेंस एक्स दोनों स्केलर फॉर्म है, लेकिन हम इसको वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हैं और दोनों का डायरेक्शन कैसे निकाल रहे हैं, तो फेज एंगल से निकाल रहे हैं। ठीक है, अब ये वेक्टर की तरह, यानी कि यहाँ पे वेक्टर एडिशन हम यूज कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना। दोनों वेक्टर नहीं है, लेकिन हम लोग ट्रीट कर रहे हैं वेक्टर की फॉर्म। ये एंगल आ गया, तो हमारा जो आई होगा करंट, देखो ध्यान से, आई अब हमारा क्या होता है, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, इसी फॉर्मेट में लिखना होगा। यानी कि हम अगर देखें तो इधर की तरफ हमारा करंट माने तो इसका जो पोटेंशियल आएगा दोनों से, जो हमारा करंट है इसका पोटेंशियल होगा इधर की तरफ, इधर की तरफ दोनों का रेजिस्टेंस, दोनों का इक्विवेलेंट इधर आ रहा है, यानी कि इधर हमारा भी आएगा, ई लिख देते हैं, जो कि होगा ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। यानी जिधर दोनों का इक्विवेलेंट है उधर ही तो हमारा बैटरी का पोटेंशियल होगा दोनों की वजह से। ठीक है, सिर्फ रेजिस्टेंस होता तो करंट की डायरेक्शन में, सिर्फ कैपेसिटेंस होता, सिर्फ कैपेसिटर होता तो पाई बाई 2 से पीछे होता, लेकिन दोनों है तो दोनों के बीच में कहीं फाई एंगल पे आएगा। तो अब हमको ये दिख रहा है, हमको आई का वैल्यू लिखना है, तो आई नॉट होगा ई नॉट बाई जेड। ठीक है, आरसी है तो आरसी के लिए लिख सकते हैं। साइन, साइन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा तो ओमेगा टी। अब यहाँ प्लस लिखेंगे या माइनस लिखेंगे, तो करंट दिख रहा है कि लीड कर रहा है, करंट यहाँ क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, तो प्लस फाई, यानी कि ये वाला tan इनवर्स एक्सी बाई। ठीक है, ये हमारा आई का इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, अगर आरसी सर्किट होगा तो हमको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है, ऊपर हम सॉल्व नहीं करने जाए, ऊपर अगर सॉल्व करते तो ऐसा ही कुछ फॉर्मेट मिलता, लेकिन वो इंटीग्रेशन कुछ ज्यादा हो जाता है, इसलिए उसको नहीं यूज करते, हम लोग इस चीज को फॉलो करते हैं। यहाँ से आसानी से हम इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं, क्योंकि वेक्टर से हमें एंगल निकाले, इसके बाद फॉर्मेट में लिख लेना है। ठीक है, इन सब पे क्वेश्चन भी देखेंगे, तो फिलहाल अभी हम सारे कर ले रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ, यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो करेंट लीड वोल्टेज बाई फाइव। ठीक है, करंट कितना से लीड कर रहा है, तो 5 से। वैसे ही अगर फिफ्थ देख रहे हैं, आर एल सर अक्रॉस एसी सोर्स। ठीक है, आर एल अक्रॉस एसी सोर्स, एक रेजिस्टेंस है, एक इंडक्टर है, एक एसी सोर्स से कनेक्टेड है। एसी सोर्स इजकल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, ये आर है, ये एल है, करंट आई जा रहा है, तो इस पे पोटेंशियल डिफरेंस कुछ आएगा। फिर से हम लोग वही चीज लिख सकते हैं, माइनस आई आर
माइनस एल डी आई बाई डी टी प्लस ई नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल टू 0। इससे सॉल्व कर लेंगे आई का वैल्यू, वो हमारा आंसर होगा। लेकिन इसको भी सॉल्व करने जाएंगे तो आसानी इंटीग्रेशन नहीं मिलेगा, तो हम लोग इंटीग्रेट नहीं करेंगे, इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। कैसे? तो ये हमारा ई नॉट है, ऐसा ड्रॉ करेंगे। हमेशा बोल रहे हैं करंट को हॉरिजॉन्टल रख लेना है, नहीं किधर करंट है, करंट के अलोंग ही इसका बैटरी का वी आर होगा। इसको अगर वी एल बोले तो वी एल जो होगा इससे इधर की तरफ वी आर होगा, इधर की तरफ वी एल होगा। तो ऑफ कोर्स इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा इधर कहीं होगा। ठीक है, रिजल्टेंट ठीक है, जो कि हमारा ई है। अब वही हमको ये एंगल फाइंड करना है फाई। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पे हम इधर की तरफ, यहाँ से क्या बोल रहे हैं, इधर आई था, तो इधर की तरफ हम आर मान लेंगे, इधर की तरफ जिधर इंडक्टर का पोटेंशियल है उधर एक्सएल मान लेंगे, और इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल देंगे। इन दोनों का रिजल्टेंट इधर कहीं आएगा, इसको बोल दे रहे हैं जेड आर एल। ठीक है, जेड आर एल। तो यहाँ से ध्यान से देखो, तो जेड आर एल अगर हम लिखते हैं, एल आर जो भी लिखो, ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर होगा। एक्सएल जो होता है आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर। फेज एंगल निकालना है, तो फेज एंगल के लिए हम करेंगे एंगल फाई। ठीक है, तो टेन ऑफ फाई हमको दिख रहा है, टेन ऑफ फाई एक्स एल बाई आर है, यानी कि यहाँ से फाई इक्वल टू लिख लेंगे टेन इनवर्स एक्स एल बाई आर। ठीक है, इस तरीके से इसको लिखेंगे। तो अब हम इस इक्वेशन को देखते हुए करंट का इक्वेशन लिखेंगे। तो आई बराबर होता है आई नॉट। आई नॉट क्या होगा? तो टोटल ई नॉट बाई जेड आर एल। साइन है तो साइन, ओमेगा टी है तो ओमेगा टी, यहाँ प्लस या माइनस रखेंगे, यहाँ फाई रहेगा। प्लस माइनस, यहाँ से दिख रहा है करंट जो हो रहा है लैग कर रहा है, तो माइनस। ठीक है, तो ये हमारा आई का इक्वेशन आ गया। यहाँ पे क्या दिख रहा है? तो हर जगह दिख रहा है, कहीं से देखो, करंट लैग्स पोटेंशियल बाई फाई। ठीक है, इक्वेशन से देख रहे हैं तब या फिर कर्व से देख रहे हैं तब, हमको हर समय दिख रहा है कि जो हमारा क्या बोलते हैं, करंट है वो पोटेंशियल से फाई एंगल से लैग कर रहा है। ठीक है, एंगल फाई से लैग कर रहा है। ठीक है, हर जगह पे दिख रहा है कि एंगल फाई से वो लैग कर रहा है। ठीक है, इतना बात में अगर कोई दिक्कत तो बोलो। ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे सिक्स्थ एलआरसी सर्किट। ठीक है, तीनों को अगर दे दे तो क्या होगा? तो सीरीज वाला ही केस देख रहे हैं, तीनों को हम सीरीज में ही दे रखे हैं, पैरेलल वाला बाद में देखेंगे, पैरेलल से ज्यादा क्वेश्चंस रहता नहीं है। ठीक है, तीनों को हम किसी एसी सोर्स के क्रॉस में लगा दिए हैं,
इसको बोल रहे हैं E इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ये C है, ये R है, ये L है, इसमें से किसी टाइम टी पे करंट आई है, इस पे प्लस क्यू माइनस क्यू। लूप में घूम के इक्वेशन लिख सकते हैं, माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस आई आर माइनस क्यू बाई सी प्लस ई नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व करके आई का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। लेकिन कैसे सॉल्व करें हमको नहीं पता है, तो हम उसको छोड़ रहे हैं। इसको हम बोल रहे हैं कि ये वी एल है, ये वी आर है, ये वी सी है। अब हम जानते हैं सब में रिलेशन, तो हम करंट को इधर बोल रहे हैं, तो अगर सब दिग रिप्रेजेंट करेंगे तो इधर आएगा वी आर, इधर आएगा वी एल, नीचे आएगा वी सी। ठीक है, अब इसमें 3 वेक्टर्स दे रखे हैं, तो रिजल्टेंट फाइंड करना होगा। ठीक है, तो इसी से इक्विवेलेंट हम फाइंड कर लेंगे। क्या ये आई था, तो इधर की तरफ आर, ऊपर की तरफ एक्सएल, नीचे की तरफ एक्ससी। ठीक है, 3 वेक्टर है, 3 वेक्टर को सॉल्व करना है। तो अगर हम मान लेते हैं कि लेट एक्सएल जो है ग्रेटर देन एक्ससी है, एक्सएल अगर एक्ससी से ज्यादा होगा तो हमारा जो वैल्यू हो जाएगा ऐसा आ जाएगा, ऊपर की तरफ एक्सएल माइनस एक्ससी आ जाएगा। ठीक है, एक्ससी ज्यादा होता तो नीचे आता, इसमें कोई बात नहीं है। इधर हमको आर दिख रहा है, तो अब जो है 2 वेक्टर ऐसे दिख रहे हैं, तो इन दोनों के बीच का हमको रिजल्टेंट चाहिए होगा, इसको बोलते हैं हम लोग जेड। और जेड आ जाएगा हमारा, देख रहे हैं आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ये एंगल अगर फाई लिखना हो तो tan ऑफ फाई निकाल सकते हैं, कितना, तो एक्सएल माइनस एक्ससी बाई आर। अगर ये निकल गया तो आई का इक्वेशन आराम से लिख सकते हैं, आई इजकल टू ई नॉट बाई जेड, यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी। यहाँ दिख रहा है हम एक्सएल को ज्यादा माने हैं, तो करंट जो है लैग कर रहा है, तो -5। ठीक है, ऐसे हम लोग कैसा भी इक्वेशन दिया रहेगा हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखना है, कोई भी अगर क्वेश्चन इक्वेशन हमको मिलता है तो इन चीज को यूज करते हुए ही हमको सॉल्व करना होगा। अगर यूज करते हैं तो हमारा जो सवाल होगा वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग इम्पीडेंस। ये जो जेड आ रहा है इस चीज को बोलते हैं हम लोग इम्पीडेंस। ठीक है, जो रेजिस्टेंस रिएक्टेंस है उस चीज को हम लोग इम्पीडेंस बोल देते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अरे किसी के लिए भी बोला जा सकता है एम्पिडेंस। एम्पिडेंस ऑफ प्योर रेजिस्टेंस को आर लिखते हैं, प्योर अगर कैपेसिटर रहेगा तो एक्स से लिखते हैं। एम्पिडेंस कैपेसिटिव इम्पिडेंस बोल सकते हैं, और सिर्फ इंडक्टर रहा तो हाँ इंडक्टिव इम्पिडेंस बोल सकते हैं इंडक्टर के लिए। तो चीजें अलग अलग केसेस में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अब जो अभी हम लोग पढ़े हैं तो उस चीज को एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, जेड को हम लोग लिखते हैं एम्पिडेंस। ठीक है, प्योर रेजिस्टेंस रहेगा तो प्योर रेजिस्टेंस के लिए हम बोलते हैं रेजिस्टिव एम्पिडेंस, जिसको आर लिखते हैं। प्योर कैपेसिटर रहेगा तो कैपेसिटिव एम्पिडेंस लिखते हैं, एक्स लिखते हैं। प्योर इंडक्टर रहेगा तो इंडक्टिव इम्पीडेंस बोल सकते हैं, एक्सेल बोल सकते हैं, जैसा भी बोले, नाम है बस।
और जो पढ़े हैं उसको एक क्वेश्चन से देखते हैं। कहाँ गया? ठीक है, क्वेश्चन है EMF इक्वल टू, ई नोट दे रखा है 130√2 वोल्ट, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, आर है 12 ओम, एल है 175/11 मिली हेनरी। फाइंड सर्किट एम्पीडेंस एंड फेज डिफरेंस ऑफ EMF एंड करंट। ठीक है, ये चीज फाइंड करना है। फाइंड करो। सर बहुत कैलकुलेशन आ जा रहा है। 12,175 भाई। देखते हैं, डेटा तो दे रखा है तो देखो, एल है तो एक्सएल फाइंड करना पड़ेगा, तो ओमेगा ओमेगा होता है, ये फ्रीक्वेंसी है एफ, 50 हर्ट्ज है, तो ओमेगा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2πf होता है, 2π, तो ये लिखेंगे ओमेगा इंटू एल होता है, यानी कि 2 × 22/7 × 50 लिख ले रहे हैं, एल लिख ले रहे हैं 175/11 to 10⁻⁻3। ठीक है, यही होगा। तो 11 से 2 बार में 7 से तो 175 नहीं कटेगा, कैलकुलेशन हो कटेगा जाएगा, सर, कटेगा। कट जाएगा, 725 25 25 कट जाएगा। ठीक है, तो ये आ जा रहा है 25 चौके 100 × 50 × डिवाइड बाई 1000 हो जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 5 आ गया। ठीक है, तब तो सॉल्व होंगे, एक्सेल पता चल गया, आर जो दे रखा है वो 12 है, तो एक्स आर एल ध्यान से देखो, 144 + 25 यानी कि 13 दिख रहा है। तो अच्छा जेड होगा यहाँ पे, और फेज डिफरेंस निकालना है, तो tan ऑफ फाई इक्वल टू ऐसा आएगा, इधर आर इधर एक्सएल, तो फेज डिफरेंस हम इसको बोल रहे हैं, तो लिख रहे हैं एक्सएल
यानी कि 5/12, तो 5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 5/12। ठीक है, ये चीज दे रखा है, EMF इक्वल टू 10 cos 100 pi t दे रखा है। पूछ रहा है फाइंड फर्स्ट एम्पिडेंस ऑफ सर्किट, सेकंड फेज डिफरेंस, ठीक है, EMF और उसके बीच में एंड थर्ड है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। हो गया। सर 2 हो गया। सर ये छोटा ही चैप्टर है ना? हाँ, बहुत छोटा है, टोटल में तो 2 से 2.5 घंटे में हो जाता है। क्या सर? वो आउट वाले 2 से 3 घंटे में हो जाता सर आवाज कट रहा है, आपको नहीं आ रहा ठीक से। है। हेलो, यस आ रहा है? हेलो, हाँ सर आ रहा है अब। ठीक है। सर अगला वाला भी छोटा चैप्टर है क्या? EMW, हाँ वो भी बहुत छोटा है, उसमें एक ही चीज समझने वाला है, बाकी याद करने वाला है। डिस्प्लेसमेंट करंट जो कि इस बार हटा ही दिया है। हो गया ये थर्ड।
इसके बाद छोटे छोटे चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स जाएंगे तो मॉडर्न फिजिक्स भी बहुत छोटा छोटा है। दो ही चैप्टर अब बड़ा हमको दिख रहा है, एक तो ये रे ऑप्टिक्स जो कि बहुत बड़ा है और दूसरा वेव ऑप्टिक्स। वही जो टाइम लेगा लेगा, नहीं तो बाकी सब तुरंत तुरंत खत्म होने वाला है। ठीक है, फर्स्ट अगर हमको जेड निकालना है तो ध्यान रहे यहाँ ओम 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 लिखा हुआ है तो 8 8 16 2 18 लिख के नहीं आना है। क्या करेंगे, कितना है आंसर, इधर 8 इधर 8 10। इधर 2, ये 8 8 कैंसिल हो जाएगा, 2 आंसर होगा, 10 कैसे आएगा। अच्छा हाँ सही, ठीक है सॉरी, इधर 2 है इधर 8 है। ठीक है, तो रिजल्टेंट जो होगा इसका इधर की तरफ 6 आएगा, तो 6 8 लिखेंगे तो अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर आएगा, यानी कि 10 आ जाएगा। फिर निकालना हो तो ये वाला एंगल बोल रहे हैं फाइव, तो 10 ऑफ फाइव अगर हमको दिख रहा है तो ये लिख सकते हैं हम 8/6 यानी कि 4/3, यानी कि हमको 5 मिल फिर जाएगा 6/8 53 लिखेंगे ना। अच्छा 6/8 3/4 यानी कि 37 डिग्री। करंट जो दिख रहा है 37 डिग्री से लीड करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस अबाउट ए बी। अब ए बी के अक्रॉस हमको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे बताओ। फिर पहले टोटल करंट निकालेंगे क्या। हाँ जैसे कि आई नॉट कितना होगा ये हम फाइंड कर लेंगे, तो जेड पता है 10 है, नॉट 1 आ रहा है, 1 आ रहा है ना। यस सर। आई नॉट अगर फाइंड करेंगे तो ई नॉट बाई जेड लिखेंगे, यानी कि 10/10 1 एम्पियर। तो अगर हम वी क्रॉस आर लिखेंगे तो ध्यान से देखो 8 इंटू 1 यानी कि 8 वोल्ट तो वहीं खर्च हो जा रहा है, तो इन दोनों में कितना आया, यहाँ पे 8 आ गया, इन दोनों के क्रॉस 2 आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम का ही बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी टाइम टी का तो बात किया नहीं जा रहा है। तो लिखेंगे वी ए बी इजकल टू रेजिस्टेंस के लॉन्ग में 10 - 8 लिख के 2 आंसर लिख सकते हैं, 2 वोल्ट। ठीक है, इस पे रिलेटेड नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस करेंगे आरएल सर्किट पे। पहले में रहेगा कैसे क्या होगा उस चीज को देखेंगे। ठीक है, तो इस चीज को एक बार आज ध्यान से देख लेना है कि कैसे डील करें। ठीक है, और इस चीज को अगर पढ़ लोगे तो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, अगर ये बात समझ में आएगा, ऐसे अगर रिप्रेजेंट करने आ गया तो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं। तो नेक्स्ट क्लास में इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद वही पावर ओवर है और ट्रांसफार्मर है, तो एक क्लास या फिर मैक्सिमम 2 क्लास में खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, तो मोस्टली और 2 क्लास लगेगा हम लोग का। उसके बाद है ईएमडब्ल्यू, तो ईएमडब्ल्यू में भी मैक्सिमम 2 क्लास ही ले लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। डिस्प्लेसमेंट करंट समझेंगे, उसके बाद जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीरीज दे रखा है वेव्स का तो क्या होता है वो एनसीईआरटी से पढ़ना है, उस चीज को हम एक्सप्लेन कर देंगे बस। ठीक है, नोट्स थ्योरी नहीं लिखाएंगे क्योंकि वही चीज याद करना है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। बाकी थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा रहता है उस चीज को हम लोग पढ़ लेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब में क्या रिलेशन होता है, और उससे सवाल भी बहुत इजी रहता है। ठीक है, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में से कुछ क्वेश्चंस करेंगे फिर पावर देखेंगे।
और जो जो चीजें बचा हुआ है। बस एंड कर रहे हैं। मॉड्यूल शायद मिल गया है, भेजा गया होगा, हाँ अभी सर, अभी भेजा आया। है। ठीक है, तो उसको ट्राई करना, एक बार देख लेंगे हम भी। ठीक है, फिर एंड कर रहे हैं। ठीक है सर।